नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश की बात में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात बीजेपी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव की तैयारियों की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले धर्म युद्ध शुरू हो गया है। कर्नाटक चुनाव में जिस बजरंग दल को बैन करने का वादा कांग्रेस ने किया था, अब उसी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर क्यों प्यार आ रहा है, देश की बात में हम आपको बताएंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया में एकता पर इतना आखिर कंफ्यूजन क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं ये भी बताएंगे कि अदालत की खबरों में क्या कुछ खास रहा और सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई के दौरान शब्दों के इस्तेमाल के लिए एक हैंडबुक जारी किया है। क्या है इस हैंडबुक में, ये भी तफसील से जानकारी आपको देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7वें दिन सुनवाई में क्या कुछ हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं देश की बात का सफर। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। गुरुवार को पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दरअसल बुधवार को दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए। बैठक में दोनों राज्यों के चुनावों के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। इसके बाद ही पहले राजस्थान में बीजेपी की चुनाव टीम का ऐलान हुआ और फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई। उधर कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। सुरजेवाला अभी कर्नाटक के भी प्रभारी महासचिव थे और वहां पर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को हराकर चुनाव जीता था। वहीं विनिंग फॉर्मूला अब एमपी में रिपीट करना चाह रही है। साथ ही सुनील कोनुगोलू को पहले ही पार्टी मध्य प्रदेश में रणनीतिकार के तौर पर तैनात कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही वॉर लेवल पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तेजी इतनी कि कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर रणनीति बनी और आज से ही उस पर अमल शुरू हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी बढ़त बनाते हुए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। गुरुवार को पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इससे पहले चुनावों की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुधवार देर रात तक नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में चली थी। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित अन्य सीईसी सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बैठक में शामिल थे। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने ABCD फार्मूला तैयार किया है। आइए आपको बताते हैं कि ये ABCD फार्मूला दरअसल है क्या। ए कैटेगरी मतलब बीजेपी को जहां जीत हासिल हुई है। बी कैटेगरी यानी बीजेपी को यहां पर 1 या 2 बार हार मिली हो। सी कैटेगरी में बीजेपी को लगातार 2 हार जहां से मिली हैं, उन इलाकों को तय किया गया। डी कैटेगरी में बीजेपी को जहां अभी तक जीत नहीं मिली है, उस पर चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की BCD कैटेगरी की सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। मीटिंग में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के नेताओं से कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में 50 कमजोर सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके थे, जिसकी घोषणा बैठक के दूसरे ही दिन यानी गुरुवार को कर दी गई।
बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया कि इस बार भी मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक में ये तय हुआ कि 20 अगस्त को शिवराज सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। उधर छत्तीसगढ़ की 90 में से 27 विधानसभा सीटों में बी और सी की 22 और डी कैटेगरी की 5 सीटों पर चर्चा हुई। इन सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी 2 घंटे तक मंथन हुआ, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में इन 27 सीटों में से 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा गुरुवार को कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 90 में से आधी सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने की रणनीति बनी है। दरअसल बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से सियासी नुकसान हुआ था। अब भाजपा नहीं चाहती कि वो इस गलती को दोहराए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है चुनावी दंगल में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी बिसात बचाने शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व फिर सियासी बहस में आ गया है। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बीजेपी की ताकत रही है। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बीजेपी की इसी ताकत को अपने तरीके से साधने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया, तो वहीं दिग्विजय सिंह बजरंग दल पर प्यार लुटा रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। दिग्विजय सिंह उसी कांग्रेस के नेता हैं जिसने बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने का वादा किया था। अब बीजेपी कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व फिर सियासी बहस में आ गया है। दो विरोधी विचारधारा वाले दल कांग्रेस और बीजेपी हिंदुत्व पर एक दूसरे के समर्थक नजर आ रहे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना का दौर दोनों तरफ से जारी है। वहीं हिंदुत्व पर दावेदारी की होड़ लग गई है। अब राहुल गांधी भी मंदिरों में नजर आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने भी जबलपुर में नर्मदा पूजन कर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। वहीं हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारत को हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा था कि जब यहाँ 80% हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र ही हुआ। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। उनका कहना है कि बजरंग दल में भी अच्छे लोग भी हो सकते हैं। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में बैन नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह उसी कांग्रेस के नेता हैं जिसने बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने का वादा किया था। कांग्रेस ने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने की बात कही थी, जिस पर बीजेपी ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया था। बीजेपी ने बजरंग दल के सहारे बजरंग बली पर बहस छेड़ दी थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी हर भाषण की शुरुआत बजरंग बली के नारों से कर रहे थे। अब उसी बजरंग दल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तेवर नरम किए तो बीजेपी के तेवर गर्म हो गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट के लिए दोहरे चरित्र का आरोप लगा दिया। हमने तो पहले ही कहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता बैन की, और कांग्रेस तो झूठ बोल के वोट लेती है। कर्नाटक में लगा लिया गया, लेकिन अच्छा है इनको अब याद आने लगे, उनको हिंदुओं की ताकत समझ में आने लगी। तो कोई भागवत कर रहा है, कोई महाकाल की सवारी में जा रहा है, कोई कांवड़ यात्रा कर रहा है, कोई कह रहा है कि अच्छे लोग भी हैं।
अच्छी बात है। अभी तो कुछ कहा है उनने, धीरे धीरे सारे अच्छे कहेंगे ये। कांग्रेस ने जिस बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने का वादा किया था, उस संगठन पर आज से 31 साल पहले भी कांग्रेस बैन लगा चुकी है। 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त कांग्रेस सरकार ने बजरंग दल को बैन कर दिया था, लेकिन अब चुनाव के वक्त मध्य प्रदेश के सियासी मिजाज को देखते हुए कांग्रेस को बजरंग दल सांप्रदायिक संगठन नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस अब हिंदुत्व पर बीजेपी को बढ़त लेने का कोई मौका नहीं देना चाह रही है। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बीजेपी की ताकत रही है। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बीजेपी की इसी ताकत को अपने तरीके से साधने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान इन दिनों तेज होता जा रहा है। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जहां हर जतन कर रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में कांग्रेस के अकेले दम पर चुनाव लड़ने के अलका लांबा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कह दिया गया कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो फिर विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने का क्या फायदा। ये रिपोर्ट देखें। मिशन 2024 से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार। दिल्ली में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर आपको लगा झटका। कांग्रेस दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ती है तो विपक्ष के गठबंधन का कोई मतलब नहीं। आप विपक्षी गठबंधन इंडिया के गुब्बारे की हवा निकलती दिखाई दे रही है। कल तक मजबूत विपक्षी एकता के जरिए बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले दलों में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस नेता अलका लांबा की उस टिप्पणी के बाद विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं, जिसमें उनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। अलका लांबा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी जवाब दिया गया कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो फिर विपक्ष के गठबंधन का कोई मतलब नहीं। आपके इस बयान के बाद कांग्रेस के बड़े नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। वहीं अब केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता के बयान पर सफाई दी है कि किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता किसी भी राज्य में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं ले सकता। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ऐसे मुद्दों पर सभी दलों की मौजूदगी में चर्चा की जाती है। ये कोई प्रवक्ता तय नहीं कर सकता। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। मेरा मानना है किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सकते। दरार डालने वाली इस बयानबाजी के बाद भले ही अब सफाई दी जा रही हो, डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपने संभावित साथियों पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भले ही बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन सीक्रेट मीटिंग की खबरों के बाद विपक्षी गठबंधन में शामिल दल सख्ते में हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट को ये मेल मुलाकात रास नहीं आ रही है। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान की ओर से दावा किया गया कि अजीत पवार के जरिए बीजेपी ने शरद पवार को बड़ा ऑफर दिया है। हालांकि सुप्रिया सुले ने इस पर अपनी सफाई भी दी है। अभी कांग्रेस ने जो सवाल किया है उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है, तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज हाइपोथेटिकल। यानी कुल मिलाकर चुनाव से पहले जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी एक बार फिर 300 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं
विपक्षी एकता में आए दिन तकरार की खबरें सामने आ ही जाती हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अभी तो विपक्षी गठबंधन को सीट शेयरिंग की अग्नि परीक्षा को पार करना बाकी है। उससे पहले इस तरह की तनातनी विपक्षी एकता की राह में रोड़े अटका सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। कोर्ट ने अदालती कार्रवाई के दौरान जेंडर स्टीरियोटाइप या लैंगिक रूप से गलत शब्दों के इस्तेमाल से बचने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी किया है जिसमें ऐसे 40 शब्दों की सूची है और उनके वैकल्पिक इस्तेमाल के शब्द भी दिए गए हैं। ये हैंडबुक जजों को अदालती आदेश में अनुचित जेंडर शब्दों के इस्तेमाल से बचने में मदद करेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हैंडबुक लॉन्च करते हुए कहा है कि कोर्ट में दलील देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में उपयोग किया जा सकता है। अदालती बहस में अब कुछ शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने एक हैंडबुक जारी की है जिसमें लैंगिक रूप से गलत शब्दों की सूची है और इनकी जगह वैकल्पिक शब्द भी दिए गए हैं। फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों को बोलने से परहेज किया जाए। इसके अलावा उनके विकल्प के तौर पर किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए एक हैंडबुक जारी की गई है। ऐसे शब्दों की एक विस्तृत शब्दावली दी गई है। इसमें सुझाव दिया गया है कि आगे से कानूनी दलीलों और फैसलों में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हैंडबुक में कहा गया है कि ऐसे शब्द लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखते हैं। अन्यायपूर्ण शब्दों के साथ वैकल्पिक शब्दों की एक सूची भी दी गई है जिनके इस्तेमाल को सटीक और उचित माना गया है। 30 पेजों वाली हैंडबुक महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेषकर यौन हिंसा से जुड़े मुद्दों पर प्रचलित कानूनी सिद्धांत को भी समाहित करती है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हैंडबुक का उद्देश्य लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने, महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उनका मुकाबला करने में न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय की सहायता करना है। इसमें लिंग अन्यायपूर्ण शब्दों की एक शब्दावली शामिल है और वैकल्पिक शब्द या वाक्यांश सुझाए गए हैं जिनका उपयोग दलीलों के साथ साथ आदेशों और निर्णयों का मसौदा तैयार करते समय किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हैंडबुक से कुल 40 शब्द हटाए हैं। इन सभी शब्दों का विकल्प भी हैंडबुक में सुझाया गया है। आइए जानते हैं उन 40 शब्दों को, जिनमें एक तरफ रूढ़िवादी शब्द हैं और दूसरी तरफ वैकल्पिक शब्द। रूढ़िवादी शब्दों में वैश्या को अब वैकल्पिक शब्द के रूप में सेक्स वर्कर कहा जाएगा। वहीं उत्तेजक कपड़े को ड्रेस कहकर बुलाया जाएगा। बहकाने वाली को महिला कहकर बुलाया जाएगा। व्यभिचारिणी की जगह महिला शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अविवाहित माँ की जगह सिर्फ माँ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अनैतिक व्यवहार की महिला की बजाय महिला शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अप्राकृतिक संबंध के स्थान पर सेक्सुअल संबंध का प्रयोग किया जाएगा। हुकर शब्द की जगह सेक्स वर्कर का प्रयोग किया जाएगा। हाउसवाइफ की जगह होम मेकर कहा जाएगा। इंडियन या वेस्टर्न वुमन की जगह महिला शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। छेड़छाड़ यानी ईव टीजिंग के स्थान पर गलियों में सेक्सुअल हैरेसमेंट का शब्द यूज किया जाएगा। रखेल यानी कीप की जगह शादी से बाहर महिला के किसी और पुरुष के साथ संबंध जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा। अफेयर की जगह शादी से बाहर के संबंध इस्तेमाल किया जाएगा। ये वो रूढ़िवादी शब्द हैं जिनके स्थान पर अब बदले गए शब्दों का उपयोग किया जाएगा। हैंडबुक में ये भी बताया गया है कि अतीत में अदालतों द्वारा कितने लिंग अन्यायपूर्ण शब्दों का गलत तरीके से उपयोग किया गया है। इसमें यह भी बताने की कोशिश की गई है कि इन शब्दों के उपयोग को अनुचित क्यों माना गया और ये कानूनी बहस को खराब क्यों कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 7वें दिन सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और शेखर नफाड़े ने दलील दी। दवे ने कहा कि संवैधानिक इतिहास दोबारा नहीं लिख सकते। अनुच्छेद 370 को केवल संविधान सभा हटा सकता था। वहीं नफाड़े ने कहा कि राज्यों का अस्तित्व बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है, इससे बदला नहीं जा सकता।
अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर 7वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। Decision or action on the part of the Constituent Assembly. Just give me a minute. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील देते हुए तर्क दिया कि अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति शासन का उपयोग करना संवैधानिक सुरक्षा उपायों का मजाक है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थायी होने के लिए डिजाइन किया गया था। अनुच्छेद 370 भारतीय प्रभुत्व के नजरिए से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के नजरिए से अस्थायी था। अनुच्छेद 370 को केवल संविधान सभा द्वारा हटाया जा सकता था और इसी कारण इसे अस्थायी कहा गया। इसके स्थायित्व का निर्णय करना अंततः जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में था। उन्होंने कहा कि 1957 में संविधान सभा भंग हो गई, जो कि एक बार की प्रक्रिया थी जिसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। वहीं सीजीआई ने पूछा कि अगर जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने संविधान बनाकर अपना काम पूरा कर लिया तो 1957 के बाद संवैधानिक आदेश जारी करने का अवसर कहां था। अगर आपका तर्क सही है तो संविधान को बदलने की शक्ति आखिर कहां है। दवे ने आगे अपनी दलील में संविधान सभा की बहस के दौरान गोपाल स्वामी अयंगर के भाषणों और 1959 के प्रेमनाथ कौल मामले के आधार पर तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के पास ही अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करने की शक्ति थी। दवे ने आगे अपनी दलील में संविधान सभा की बहस के दौरान गोपाल स्वामी अयंगर के भाषणों और 1959 के प्रेमनाथ कौल मामले के आधार पर तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के पास ही अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करने की शक्ति थी। दवे ने कहा कि आप इतिहास, विशेषकर संवैधानिक इतिहास, दोबारा नहीं लिख सकते। 370(3) के तहत धारा 370 को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। निरस्त करने की कवायद संविधान के साथ पूर्ण धोखाधड़ी है। सीजीआई ने पूछा, आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सरकार की मंशा का आकलन करने के लिए न्यायिक समीक्षा चाहते हैं। संवैधानिक उल्लंघन के लिए न्यायिक समीक्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि ऐसा उल्लंघन होता है तो ये अदालत हस्तक्षेप करेगी। लेकिन क्या आप हमसे इसे निरस्त करने के निर्णय के अंतर्निहित विवेक की न्यायिक समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं? दवे ने धारा 370 के स्थायित्व के समर्थन में 1968 संपत प्रकाश के फैसले का हवाला दिया। साथ ही बीजेपी के 2019 घोषणा पत्र का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि वो अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि घोषणा पत्र संवैधानिक मूल्यों के विपरीत नहीं हो सकते और चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया था कि संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखा जाए। The proviso to clause 3 uses the expression recommendation, but the commonality between clause 2 of Article 370 and the proviso to 370(3) is some decision or action on the part of the Constituent Assembly. Just give me a minute. Yes, that's not very crucial because that's exactly what has happened. 370 is a clear, I would say, reflection of this viewpoint that 8 justices of this court have taken. वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने अपनी दलीलें पूरी की। वरिष्ठ वकील शेखर नफाड़े ने बहस शुरू की। नफाड़े संविधान सभा और विधानसभा के बीच अंतर बताने के लिए उन्होंने फैसलों का हवाला दिया। नफाड़े ने कहा कि राज्यों का अस्तित्व बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है और जम्मू कश्मीर इसका अपवाद नहीं हो सकता। नफाड़े ने कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान का अस्तित्व भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। हम तो अब लड़ रहे हैं, और इंसाफ की उम्मीद लेके हम वहां पे हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी। बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए और उनका जो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस रही, सबने उसकी सराहना की और अभी भी मामला चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे जज हजरात हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाएंगे। अभी काफी लंबा चलेगा, लेकिन हम इंतजार में हैं। शीर्ष अदालत ने 10 अगस्त को टिप्पणी की थी कि 1948 में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण किसी भी तरह सशर्त नहीं था। एकीकरण हर तरह से पूर्ण और पूर्ण था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और चलिए इसी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।